हेलो गाइस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ जानकारी यूट्यूब पर पोस्ट की थी। आज मैं अपने चैनल पर सबसे पहला जो स्पीच डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और ज़िंदगी में तरक्की से पीछे रह जाते हैं, उस पर फोकस करूँगा। वो स्पीच डिसऑर्डर है स्टैमरिंग, यानी कि हकलाना। जब आप बोलते बोलते कुछ शब्दों को रिपीट करते हैं, जैसे प प प प प प, या प्रोलोंग करते हैं, लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, जैसे पा पा ने, या फिर कुछ सिचुएशंस में साइलेंट हो जाते हैं, तो इस डिसऑर्डर को हम स्टैमरिंग बोलते हैं। स्टैमरिंग एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो सफ़रर होता है उसके मन में कई सारे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ख़यालात भी आते हैं। लोग इस डिसऑर्डर को अपनी प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा हर्डल मानते हैं। अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, सीए बने, कुछ भी बने, लेकिन अगर आपकी स्पीच पर कमांड नहीं है, आपकी अपनी कम्युनिकेशन पर कमांड नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। और इसी वजह से हमारे कई सारे दोस्त अपने जीवन में पिछड़ कर रह जाते हैं। उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलनी चाहिए थी वो मिलती भी हैं, लेकिन वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी पर्सनालिटी के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते और ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो स्टैमरिंग की वजह से जब आप पिछड़ना शुरू करते हैं तो आपको मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो स्टैमरिंग के कई सारे कारण होते हैं। कुछ कारण पैदा होने से पहले के होते हैं, कुछ पैदा होने के दौरान, और कुछ पैदा होने के बाद के होते हैं। पैदा होने के कारणों में मुख्यतः आपकी मैटरनल स्ट्रेस, यानी कि आपकी माँ अगर आपके पैदा होने से पहले लगातार स्ट्रेस में रहती है, टेंशन में रहती है, तनाव में रहती है, डिप्रेशन में रहती है, तो जब आप इन सब फीलिंग्स के साथ जब आपकी माँ आपको अपने पेट में रखती है और आप पैदा होते हैं, तो वो सारे असर आपके ऊपर आते हैं। आपको कई सारी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, कई सारी मनोवैज्ञानिक तकलीफ़ें हो सकती हैं। दूसरा कारण होता है जन्म के दौरान। सबसे पहले जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो ये बात पूछते हैं कि क्या ये बच्चा सिजेरियन तो नहीं हुआ था। हर 10 में से एक सिजेरियन बच्चे में ये चांसेस रहते हैं कि उसे कोई स्पीच डिसऑर्डर होगा और वो स्टैमरिंग भी हो सकता है। दूसरी बात, क्या आप सही समय पर पैदा हुए थे? उसके बाद पैदा होते ही रोए थे क्या, या कुछ देर से रोए थे? आपका जन्म के समय वज़न ठीक था या नहीं था? जन्म के समय कोई कमज़ोरी तो नहीं थी, कोई बीमारी तो नहीं थी? उसके बाद आपको कोई टाइफॉइड, निमोनिया, पीलिया, इस तरह की बीमारी तो तुरंत नहीं हो गई थी? किसी वजह से आप हॉस्पिटल में तो नहीं रहे थे? उसके बाद आती है आपकी फैमिली हिस्ट्री, कि आप एक संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में रहे हैं, यानी कि आपके माता पिता अपने जीवन में, अपनी आजीविका में, अपनी रोज़ी रोटी में अलग रहते रहे हैं, या वो आपके दादा दादी के साथ रहे हैं। जब माता पिता अलग से रहते हैं तो बच्चों को कम्युनिकेशन के लिए वो बड़ा परिवार नहीं मिल पाता, और ये देखने में आया है कि स्पीच डिसऑर्डर्स ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा आम होते हैं
खाली स्पीच डिसऑर्डर्स ही नहीं, मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर्स यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी ऐसे लोगों में बहुत आम होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में पलते हैं। पुराने परिवारों में ये सब समस्याएं नहीं होती थी क्योंकि कम्युनिकेशन के बहुत सारे रास्ते होते थे। आप अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को, यदि आप माता के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, पिता के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप दादा दादी को, चाचा चाची को, ताया ताई को, किसी को भी अपने इमोशंस शेयर कर सकते थे। और बहुत सारे बच्चे होते थे परिवार में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरी बात, कुछ ख़ास वजहों से भी स्टैमरिंग शुरू हुई। ये सब वजहें आप छोड़ दीजिए। एक बड़ी वजह है कि पहले दिन जब स्टैमरिंग हुई, पहले दिन किसी भी शारीरिक कमज़ोरी की वजह से या किसी भी वजह से आपको स्टैमरिंग हो सकती है। जब स्टैमरिंग हुई, कोई आपके पास खड़ा हुआ था, उसने आपका ध्यान उस ओर दिलवाया कि बेटे आप कैसे बोल रहे हो, शायद कुछ समस्या है बोलने में। आपने बाद में जा कर के सोचा कि हाँ, मुझे उस बंदे ने, उस इंसान ने टोका था, शायद मुझे कोई समस्या है। जब आप दोबारा उस इंसान के सामने आते हैं, आप दोबारा कॉन्शियस हो जाते हैं। आप कॉन्शियस होकर के बोलते हैं कि पहले मैं इसके सामने ऐसे बोला था, कहीं मैं दोबारा ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ। जब आप कॉन्शियस होकर के बोलते हैं और इत्तेफाक से, बाय थॉरो कोइंसिडेंस, आपको वापस वही प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको वो इंसान फिर से कहता है कि यार उस दिन भी तुम ऐसे कर रहे थे, आज भी ऐसे कर रहे हो। दैट मीन्स तुम्हें कोई कम्युनिकेशन या स्पीच की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है लेबलिंग। जब आपको लेबल कर दिया कि आपको स्टैमरिंग होती है, तो आपकी तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है। उसके बाद आप एक दूसरी सिचुएशन में गए। जब आप दूसरी सिचुएशन में जाते हैं, आप फिर से सोचते हैं कि यार उस बंदे के सामने, उस इंसान के सामने मुझे तकलीफ़ हुई थी, इसके सामने कहीं ना हो जाए। आप थोड़ा सा फिर कॉन्शियस होकर के बोलते हैं। और अगर आपको इसके सामने भी तकलीफ़ हो जाती है, तो आप देखें, आपके मन में, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में इस चीज़ का इम्प्रिंट आ जाता है कि यस, आई एम अ स्टैमरर, मुझे स्टैमरिंग होने लगी है। तो स्टैमरिंग फिर आगे बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आप दूसरे लोगों के सामने जाते हैं, आप कॉन्शियस होकर के बोलते हैं और धीरे धीरे आप खुद अपने आप को लेबल करने लगते हैं कि आप एक स्टैमरर हैं। तो स्टैमरिंग का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। इसके पहले के जितने भी कारण होते हैं वो स्टैमरिंग के शुरू होने के कारण होते हैं। यदि उसी समय स्टैमरिंग को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो पहले कुछ दिनों में ही स्टैमरिंग गायब हो जाती है। लेकिन जब हम इस पर ध्यान देते हैं, जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हम अपने अपने बच्चों को लेबल करते हैं कि तुम स्टैमरिंग करने लगे हो, तो स्टैमरिंग बढ़ती चली जाती है। तो मेरी आप सबसे हिदायत है, जिनको स्टैमरिंग शुरुआती स्टेज में है, अगर आपके बच्चों को या किसी को भी स्टैमरिंग हो रही है, तो आप अभी उसे नज़रअंदाज करिए और सीधे काउंसलर के पास जाइए, जो आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करेगा कि आपको अब इस समस्या के साथ कैसे डील करना है। आप एक स्पीच थेरेपिस्ट को मिल सकते हैं, आप एक साइकोथेरेपिस्ट को मिल सकते हैं, आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, आप एक काउंसलर को मिल सकते हैं। मेरे ख़्याल से ये जवाब आपको कोई भी दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय।